वरिष्ठ अधिकारी की बात सुनकर सब रुक गए। वे दुश्मन नहीं थे, वे तो बस 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में हिस्सा लेना चाहते थे, क्योंकि पहला दौर खत्म हो चुका था, इसलिए वे रुक सकते थे। पहला राउंड वाकई आसान था। उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा। 4 प्रभावशाली समूहों में जाने के योग्य लोगों का चयन पहले ही हो चुका था। जो लोग बाहर हो गए थे, उनके पास वैसे भी 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में कोई मौका नहीं था। सफल होने वालों को बधाई। हम मून शैडो माउंटेन के साथ सहयोग करते हैं, इसलिए 3 दिनों में सुबह सुबह हम वहां एकत्रित होंगे। वाधवानी परिवार के कुछ योद्धा आपको मून शैडो माउंटेन ले जाएंगे। अगले दौर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो जाए, जो ये तय करेगा कि आप 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में भाग ले सकते हैं या नहीं। वाधवानी परिवार के वरिष्ठ अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी बात सुनकर लोगों ने सिर हिलाया। कुछ लोग उत्साहित दिखे, कुछ उदासीन, मानो कुछ हुआ ही ना हो। उनका लक्ष्य अगले दौर के लिए चुना जाना नहीं, बल्कि 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के लिए चुना जाना था। इस समय युद्ध मंच के नीचे कई लोग आहें भर रहे थे और सोच रहे थे, मैं पहले राउंड में ही असफल हो गया। 4 प्रभावशाली समूहों में एक और राउंड है और फिर 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक होगी। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में किस तरह के लोग रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचेंगे, ये सोचकर वे आहें भर रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ लोगों ने कहा कि 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के शीर्ष योद्धा पूरे 9 द्वीपों के महाद्वीप में शक्तिशाली और प्रभावशाली थे। भीड़ ने सोचा, इसके बाद भीड़ धीरे धीरे तितर-बितर हो गई। 3 दिन बाद इन 3 दिनों में डिवाइन फायर सिटी के कई समूहों ने परीक्षाएं आयोजित की। इसके बाद वे 4 प्रभावशाली समूहों के पास चले। इसका मतलब था कि 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक की तारीख जल्द ही नजदीक आ रही थी। इधर दक्ष वाधवानी परिवार के शक्तिशाली योद्धाओं के साथ मूनशैडो माउंटेन चला गया। इस समय दक्ष मूनशैडो माउंटेन के बाहर खड़ा था और दूर तक देख रहा था। उसे दूर बादलों तक पहुंचता हुआ एक विशाल सुनहरा महल दिखाई दे रहा था। वह अनोखा लग रहा था। यह मून शैडो माउंटेन है, इस समय किसी ने कहा। इस समय हवा में सिटी की आवाजें सुनाई दी। कुछ लोग हवा में उड़ते हुए मून शैडो माउंटेन की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। हालांकि वे लोग दक्ष और बाकियों से दूर थे, फिर भी वे दूर से लोगों की ऊर्जा को महसूस कर सकते थे। मून शैडो माउंटेन में प्रवेश करने से पहले कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा। शायद वे एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बनने वाले थे। मून शैडो माउंटेन सबसे शक्तिशाली हथियार निर्माता समूह था। डिवाइन फायर सिटी में बेजोड़ उनके सभी शिष्य शक्तिशाली हथियार निर्माता थे। उन्हें पहले डिप्लॉयमेंट मंत्रों को समझना था और फिर हथियार निर्माण तकनीक सीखनी थी। ऐसे लोग कमजोर नहीं हो सकते थे। महाद्वीप में जो लोग कीमियागर, हथियार निर्माता आदि थे, उन्हें बेहद ताकतवर होना पड़ता था। शक्तिशाली हथियार निर्माता या कीमियागर बनने के लिए उन्हें पहले अपनी ताकत बढ़ानी पड़ती थी, जो आसान नहीं था। इसलिए वास्तव में शक्तिशाली हथियार निर्माता और कीमियागर आमतौर पर काफ़ी बूढ़े होते थे। भले ही वे वाकई प्रतिभाशाली हो और अन्य लोगों के समान साधना स्तर पर हो, फिर भी वे आमतौर पर थोड़े बड़े होते थे, क्योंकि उन्हें अपने हथियार और गोली बनाने के कौशल को निखारने में समय लगता था। मूनशैडो माउंटेन को देखकर लोगों को ऐसा लगा जैसे इसे किसी भव्य और शानदार हथियार की तरह बनाया गया हो। यह अद्भुत लग रहा था। वहाँ कई चमकदार और सुनहरी इमारतें थीं। उन इमारतों को देखते हुए लोगों के मन में मूनशैडो माउंटेन के वैभवशाली और गौरवशाली अतीत की कहानियाँ गूंज रही थी। वहीं पर सभी साधना सम्राट इकट्ठा होंगे। वाधवानी परिवार के वरिष्ठ अधिकारी ने दूर एक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा। वहाँ एक विशाल युद्ध मंच था, जिसमें पहले से ही बहुत से लोग थे। जल्दी ही दक्ष और अन्य लोग वहाँ पहुँचे और धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरे। उन्होंने आसपास के अन्य युद्ध मंचों को देखा, क्योंकि उनसे अभी भी ऊर्जाएं निकल रही थी। वे सभी युद्ध मंच डिप्लॉयमेंट मंत्रों से घिरे हुए थे। डिवाइन फायर सिटी 9 द्वीपों के महाद्वीप के मध्य भाग में स्थित है। मून शैडो माउंटेन के भवन अविनाशी अस्त्रों के आधार पर ही बनाए गए हैं। ऐसी इमारतें भयानक होती हैं। यही मून शैडो माउंटेन का रहस्य है। दक्ष ने सोचा। दक्ष अविनाशी थंडर वंश में गया था और उसने देखा था कि उनके भी रहस्य हैं। उनके पास एक विशाल काला महल था, जो भव्य, विशाल और असीम दिखता था। वह देवमाराकल्प शक्तियों से घिरा हुआ था। हालांकि मून शैडो माउंटेन की इमारतें अविनाशी थंडर वंश की इमारतों से भी अधिक भव्य लग रही थी। सिल्वर विल संप्रदाय, डार्क संप्रदाय, स्पिरिट शाइन, ये जगहें कैसी दिखती होंगी।
दक्ष ने सोचा डिवाइन फायर सिटी का पूर्वी शहर बेहद विशाल था। यहाँ 4 प्रभावशाली समूहों के अलग अलग पद थे। अविश्वसनीय उपलब्धियों के बिना इन 4 प्रभावशाली समूहों तक पहुंचना आसान नहीं था। इस समय दक्ष ने दूसरे युद्ध मंचों को देखा और महसूस किया कि उनके आसपास का समय बदल रहा है। वहाँ 1 दर्जन युद्ध मंच थे और प्रत्येक में 300 लोग थे, जिसका मतलब था कि बहुत से लोग मारे गए थे। वे 300 लोग बेहद ताकतवर थे, वरना वे मून शैडो माउंटेन में नहीं होते। इस समय दूर से तेज सिटी की आवाज़ सुनाई दी। भीड़ ने मुड़कर देखा तो कुछ विशाल डिस्क उनकी ओर बढ़ रहे थे। उन सुनहरे विशाल डिस्कों पर शक्तिशाली योद्धा खड़े थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे समय और स्थान के पार यात्रा कर रहे हों। देखते ही देखते वे एक साथ इकट्ठा हो गए और उनके डिस्क एक विशाल सुनहरे डिस्क में बदल गए। उस पर कुछ शक्तिशाली योद्धा सवार थे। भीड़ उन्हें साफ देख सकती थी। कितनी भयानक गति है! ये डिस्क एक बहुत शक्तिशाली महान शाही हथियार है। किसी ने कहा। इधर विशाल डिस्क पर कुछ लोग खड़े थे। लोगों के उस समूह का नेता एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसने सुनहरा वस्त्र पहना हुआ था। वह साफ सुथरा और कुलीन दिख रहा था। उसने युद्ध मंचों के नेताओं की ओर देखा और सिर हिलाकर कहा, आप सभी की कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। यह मेरा कर्तव्य है। शक्तिशाली योद्धाओं ने एक के बाद एक आदरपूर्वक झुकते हुए कहा। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने भीड़ की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सब लोग, आप सब यहाँ मून शैडो माउंटेन में हैं। इसका मतलब है कि आप 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के लिए चुने जाने की संभावना है। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक आज से 5 महीने बाद शुरू होगी। 4 महीने बाद मेरा समूह मून शैडो माउंटेन चयन प्रक्रिया शुरू करेगा। सबसे उत्कृष्ट योद्धाओं का चयन किया जाएगा। इन 4 महीनों के दौरान निषेध क्षेत्रों के अलावा आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर आपको मदद चाहिए तो बस पूछ लीजिए। फिर उन्होंने अपना हाथ हिलाया और हवा में सुनहरे वस्त्र प्रकट हुए। फिर उन्होंने कहा, ये सुनहरे वस्त्र हमने सबके लिए तैयार किए हैं। अपनी सुरक्षा के लिए कृपया इन्हें पहन लें। अगर आप इन्हें पहनते हैं तो इसका मतलब है कि आप मून शैडो माउंटेन के अस्थायी सदस्य हैं और आप चयन प्रक्रिया में भाग लेंगे। कोई भी आप पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर हमें कोई घोषणा करनी होगी तो हम आपसे संपर्क भी कर सकेंगे। उनकी बात सुनकर सब ने सिर हिलाया और वस्त्र पहन लिए। वे पहले ही देख चुके थे कि यह वस्त्र साधारण नहीं थे। हालांकि यह उनके काम के नहीं थे, लेकिन कम से कम इससे बाहर के लोग उन्हें मून शैडो माउंटेन के अस्थायी सदस्य के रूप में तो पहचान लेंगे और उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। जब योद्धाओं ने उन सुनहरे वस्त्रों को पहना तो उन पर हल्की सुनहरी रोशनी चमकने लगी। जैसा कि उस आदमी ने कहा था, सुनहरे वस्त्रों में रिसेप्टर्स थे जिनसे पहनने वाले मून शैडो माउंटेन से संदेश प्राप्त कर सकते थे। जाहिर है, अगर तुम इस सामाजिक प्रतिष्ठा का इस्तेमाल लोगों को बेतहाशा और बेशर्मी से मारने के लिए करोगे तो हम तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। उस अधेड़ उम्र के आदमी ने अचानक ठंडे स्वर में कहा। इसका मतलब था कि कुछ लोग शायद उन वस्त्रों का इस्तेमाल खजाने चुराने या लोगों को मारने के लिए कर सकते हैं। इसलिए वह उन्हें चेतावनी दे रहा था। मून शैडो माउंटेन ने लोगों की रक्षा इसलिए की क्योंकि शायद उन्हें 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के लिए चुना जाना था, न कि इसलिए कि वे डिवाइन फायर सिटी में लोगों को बेतहाशा मार सके। हम समझते हैं, सभी ने कहा, लेकिन वे सभी यह भी समझते थे कि जब तक वे बहुत लापरवाही से काम नहीं करेंगे तब तक डिवाइन फायर सिटी के लोग उन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। ठीक है, आज सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, लेकिन सिर्फ परिचय और आपको एक बदनाम देने के लिए इन 4 महीनों के दौरान अगर कुछ और हुआ तो मून शैडो माउंटेन आपसे संपर्क करेगी। अधेड़ उम्र के आदमी ने सबसे कहा। फिर उसने उन लोगों की तरफ देखा जो उन्हें वहां लाए थे और उनसे कहा, आप सभी की मदद के लिए धन्यवाद। इसके बाद अधेड़ उम्र का आदमी और उसका समूह वहां से चले गए। यदि आप मून शैडो माउंटेन में रहना चाहते हैं तो मेरे पीछे आइए और मैं आपको हमारा मुख्यालय दिखाऊंगा। मून शैडो माउंटेन के एक मजबूत योद्धा ने कहा, क्योंकि मैं यहाँ हूँ इसलिए मुझे रहने के लिए जगह मिल सकती है। किसी ने कहा, ठीक है, हम यहाँ समय बिता सकेंगे और मून शैडो माउंटेन का आनंद ले सकेंगे। किसी और ने कहा, कोई भी जल्दी जाना नहीं चाहता था क्योंकि उनके पास समय की कमी नहीं थी। फिर मून शैडो माउंटेन के सदस्य उन्हें अलग अलग सुनहरे हॉल में ले गए और दिखाया कि वे कहाँ रुक सकते हैं। सबके पास एक शानदार कमरा और एक शानदार आंगन था। भाई चलो हथियार बनाने वालों से मिलते हैं। हमने गोली बनाने वालों को तो देखा है लेकिन अभी तक महान विद्वानों को नहीं देखा है। दिया ने वागधीश से कहा, वह उत्साहित लग रही थी। वागधीश और बाकी सभी लोग मून शैडो माउंटेन में आए थे।
वे वाकई बहुत ताकतवर थे और वाधवानी परिवार के वरिष्ठ अधिकारी की दमनकारी ताकत का सामना करने में सक्षम थे। इसलिए वे योग्य हो गए थे। वागधीश पहले ही योग्य हो चुका था। उन सभी ने मूनशेडो माउंटेन आने का अवसर अर्जित किया था। इस समय दक्ष ने दिया की तरफ देखा। वह एक बेहद ताकतवर कीमियागर थी और साथ ही वह एक अच्छी योद्धा भी थी, वरना वह दबाव झेल नहीं पाती। कोई आश्चर्य नहीं कि वह रेड क्लाउड क्षेत्र के एक राजा की वंशज थी। ठीक है, वागधीश ने सिर हिलाते हुए कहा। खुद एक सम्मानित कीमिया मास्टर होने के नाते वह भी ये देखना चाहता था कि लोग महानशाही हथियार कैसे बनाते हैं। दक्ष ने लोगों को शक्तिशाली हथियार बनाते देखा था। उसने अनिका को भी हथियार बनाने में मदद की थी। उस समय उन्होंने मिलकर शक्तिशाली हथियार बनाए थे, लेकिन अपनी साधना के स्तर पर अब उसे शाही हथियारों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे हथियार निर्माण कला के महान विद्वान गुरुओं में और उनके डिप्लॉयमेंट मंत्रों की शक्ति में रुचि थी। कुछ समय बाद दक्ष अपने कमरे में पहुंचा और साधना कक्ष में जाकर साधना का अभ्यास करने लगा। उसकी छोटी दुनिया में कुछ लोग थे, जैसे उमेश, रौनक, अनुराग और कुछ अन्य। वे तीनों असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे, खासकर उमेश और रौनक। उमेश लोगों की स्मृतियां चुरा सकता था और रौनक एक असाधारण योद्धा था। हालांकि अब उनकी आंखें दानव रोशनी से भर गई थी। वे दक्ष के दानव गुलामों में बदल गए थे। क्ष अपने कमरे में पहुंचा और साधना कक्ष में जाकर साधना का अभ्यास करने लगा। उसकी छोटी दुनिया में कुछ लोग थे, जैसे उमेश, रौनक, अनुराग और कुछ अन्य। वे तीनों असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थे, खासकर उमेश और रौनक। उमेश लोगों की स्मृतियां चुरा सकता था और रौनक एक असाधारण योद्धा था। हालांकि अब उनकी आंखें दानव रोशनी से भर गई थी। वे दक्ष के दानव गुलामों में बदल गए थे। दिव्य विकास पवित्र शास्त्र पहले से ही तुम्हारे हैं। जितना हो सके उतनी दृढ़ता से साधना का अभ्यास करो। रौनक, तुम वाघेला वंश से हो। तुम्हारे पास अनेक औषधियां हैं और तुम्हारी शारीरिक शक्ति अद्भुत है। मैं तुम्हें देवमारा कल्प शक्ति कौशल प्रदान करूंगा, जिससे तुम्हारा भौतिक शरीर और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। अनुराग, तुम 3000 महान डिप्लॉयमेंट मंत्र और मेरे डिप्लॉयमेंट मंत्र सीख सकते हो। अपनी पूरी शक्ति से साधना का अभ्यास करो। दक्ष ने तीनों योद्धाओं को निर्देश देते हुए कहा। हाँ मास्टर, तीनों लोगों ने झुककर कहा। ये तीनों दानव गुलाम दक्ष के सबसे अच्छे दानव गुलाम थे। उसे उनकी अच्छी देखभाल करनी थी। ये तीनों बहुत शक्तिशाली थे। उमेश, अपनी यादें चुराने की क्षमता को विकसित और बेहतर करते रहो। मुझे कभी भी तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है, दक्ष ने उमेश से कहा। फिर दक्ष ने उदासीनता से कहा, अभी जाओ। पलक झपकते ही वे तीनों लोग साधना अभ्यास के लिए चले गए। दक्ष ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और साधना अभ्यास शुरू कर दिया। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक जल्द ही शुरू होने वाली थी। दक्ष को और अधिक शक्तिशाली बनने की आवश्यकता थी। उसे यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि वह 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक में प्रतिभाओं को हरा सके। पशु वंश के तीसरे और चौथे यंग बीस्ट मास्टर कितने शक्तिशाली थे। पवित्र सम्राट अभिनव कितने शक्तिशाली थे। और उस भयानक योद्धा का क्या जिसका अंतर्निहित आध्यात्मिक डिप्लॉयमेंट शरीर था। 9 द्वीपों के महाद्वीप के प्रथम साधना सम्राटों का क्या वे कितने शक्तिशाली थे। जीशान कितना शक्तिशाली हो गया था। उन लोगों का क्या जिनके शरीर राजा प्रकार के थे। वे 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के मंच पर कितने शक्तिशाली होंगे। दक्ष ने सोचा। दक्ष को यह बातें नहीं पता थी और उसे तैयारी करनी थी। 2 महीने बाद 2 महीना बीत गया। 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक निकट आ रही थी। लोग डिवाइन फायर सिटी में उत्साह से भर रहे थे। अविनाशी थंडर वंश में दक्ष के क्लोन ने अचानक अपनी आंखें खोली और उसका सिलहुट चमक उठा। वह महल के निकास की ओर बढ़ा। उस महल के आसपास के सभी महलों में वह अकेला व्यक्ति बचा था। बाकी सभी वहां से निकलकर सिल्वर विल संप्रदाय में चले गए थे, जहां उन्हें 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के लिए चुना जा सकता था। अविनाशी थंडर वंश के शक्तिशाली योद्धा दक्ष के क्लोन पर नजर रख रहे थे, लेकिन अब उसे वहां से जाना पड़ा। जब दक्ष महल से बाहर निकला तो अविनाशी थंडर वंश के 2 शक्तिशाली योद्धाओं ने उसे देखा और उसका पीछा करने लगे। जब दक्ष अविनाशी थंडर वंश की सीमा पर पहुंचा तो उन दोनों लोगों ने उसे जाने से रोक दिया। मैं 2 महीने पहले मून शैडो माउंटेन गया था और मून शैडो माउंटेन में शामिल हो गया। हो सकता है कि मुझे 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के लिए चुना जाए। तुम अपना ये छोटा मोटा खेल क्यों जारी रख रहे हो, दक्ष ने ठंडे स्वर में कहा।
दक्ष की बात सुनकर अविनाशी थंडर वंश के शक्तिशाली योद्धाओं ने भय चढ़ाए। यही उन लोगों का डर था क्योंकि दक्ष 4 प्रभावशाली समूहों में से एक में शामिल हो गया था। इसलिए अब कोई भी उस पर हमला नहीं कर सकता था। अपना असली शरीर सामने लाकर बात करो। अविनाशी थंडर वंश के एक शक्तिशाली योद्धा ने कहा। हाँ कि जब उस व्यक्ति ने ऐसा कहा तो उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति सुनहरा वस्त्र पहने हुए उनके सामने प्रकट हुआ। वह सुनहरा वस्त्र मून शैडो माउंटेन का वस्त्र था। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? दक्ष ने उदासीनता से कहा। जो व्यक्ति अभी वहां पहुंचा था वह दक्ष था। अविनाशी थंडर वंश के सदस्यों ने भय चढ़ाए और दक्ष को घूरने लगे। उनमें से एक ने ठंडे स्वर में पूछा, आप दक्ष हैं? वास्तव में मेरा क्लोन मेरी आत्मा से बना है। उस समय मैंने अपना चेहरा बदल लिया था, इसलिए मेरा क्लोन मुझसे अलग दिखता है। अब वह फिर से मेरा है। दक्ष ने ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष का क्लोन दक्ष की ओर बढ़ा। वे एक दूसरे के बगल में खड़े हो गए और एक साथ मिल गए। फिर अचानक दक्ष की आंखें बर्फ जैसी ठंडी रोशनी और जानलेवा इरादे से भर गई। ये देखकर दक्ष के सामने खड़े 2 महान सम्राटों ने भय चढ़ाई क्योंकि उन्हें साफ पता था कि दक्ष उन्हें मारना चाहता है। दक्ष ने अपना हाथ हिलाया और हवा में थाउजेंड विकास कड़ाही प्रकट हुई। एक भयानक मृत्यु ध्वनि हवा में गूंज उठी और दोनों महान सम्राटों को हिलाकर रख दिया। इसी समय थाउजेंड विकास कड़ाही ने उनके चारों ओर चमकदार रोशनी जारी की। तुरंत दोनों महान सम्राटों को लगा कि उनकी आत्माएं उसमें समा जाएंगी। इस समय उनके चेहरे का रंग एकदम बदल गया। मरो, दक्ष ने कहा। दक्ष हवा को चीरते हुए तेज गति से आगे बढ़ा। नहीं, महान सम्राटों में से एक ने भयानक देवमाराकल्प ऊर्जा छोड़ते हुए चिल्लाते हुए कहा। उसने दक्ष की ओर मुक्का मारा। उसका मुक्का अविश्वसनीय रूप से तेज था और उसमें शक्तिशाली राक्षसी ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं समाहित थी। दक्ष का सिलहूट गायब हो गया और वह महान सम्राट के सामने फिर से प्रकट हुआ। एक आत्मिक तलवार प्रकट हुई जो किसी भी चीज को काट सकती थी। आत्मिक तलवार ने देव माराकल्प ऊर्जा को काट दिया और सीधे महान सम्राट के शरीर में घुस गई। महान सम्राट का चेहरा विकृत हो गया और फिर उसका भौतिक शरीर फट गया। उसकी आत्मा धुएं में बदल गई और थाउजेंड विकास कड़ाही में समा गई। थाउजेंड विकास कड़ाही ने उसे तुरंत परिष्कृत कर लिया। कितना घृणास्पद, दूसरे महान सम्राट ने चिल्लाकर कहा। हालांकि दक्ष केवल ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने हाथ हिलाया और थाउजेंड विकास कड़ाही उसकी ओर वापस आ गई और गायब हो गई। इसी समय एक और आत्मिक तलवार उस महान सम्राट की ओर बढ़ी, लेकिन महान सम्राट ने आत्मिक तलवार को रोक दिया। तुम्हारा ये दुस्साहस है कि तुम अविनाशी थंडर वंश के लोगों पर हमला करके उनकी हत्या करोगे। महान सम्राट ने बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहा। उसने भयानक ऊर्जाएं जारी की जो दक्ष की ओर बह गई। दक्ष को भयानक राक्षसी ऊर्जाओं ने घेर लिया। मैं 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक के लिए एक संभावित उम्मीदवार हूँ। उस समय अविनाशी थंडर वंश और मेरे बीच कोई तनाव नहीं था और अविनाशी थंडर वंश ने मुझे 4 प्रभावशाली समूहों में से एक में ले जाने का वादा किया था, लेकिन फिर उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। अब आपने मेरे क्लोन को इतने लंबे समय तक रखा है। ये कितनी ढीठ बात है। ऐसे व्यवहार की सजा मिलनी ही चाहिए। दक्ष ने ठंडे स्वर में कहा। महान सम्राट ने दक्ष की दिशा में मुक्का मारते हुए गुस्से से कहा। दक्ष ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसने चकमा नहीं दिया और महान सम्राट का मुक्का उसके सीने पर लगा। दक्ष को दूर धकेल दिया गया और उसे खून की खांसी आने लगी। हालांकि दक्ष बस ठंडी मुस्कान दे रहा था। दक्ष की मुस्कान देखकर अविनाशी थंडर वंश के शक्तिशाली योद्धा को कुछ समझ नहीं आया और उसका चेहरा सख्त हो गया। वह अचानक डरा हुआ सा लगने लगा। कितना पागल है। उसने हमले को बिल्कुल नहीं रोका और सब सहता रहा। अगर वह मर जाता तो क्या होता, महान सम्राट ने सोचा। इधर दक्ष कुछ बार खांसने लगा और फिर उसने महान सम्राट को घूरते हुए देखा। उसकी आंखें काली थी और उसने ठंडे स्वर में कहा। यहाँ जो कुछ हुआ उसे मैंने अपनी ईश्वरीय चेतना में रिकॉर्ड कर लिया है और मैं इसे डिवाइन फायर सिटी के पूर्वी शहर में फैलाऊंगा। साथ ही मैं मून शैडो माउंटेन को ये भी बता दूंगा कि अविनाशी थंडर वंश मुझे धमकाता है। मैं उन्हें ये भी बता दूंगा कि अब से जब भी मैं अविनाशी थंडर वंश के लोगों से मिलूंगा तो उन्हें मार डालूंगा। फिर दक्ष मुड़ा और तेजी से चला गया। ये देखकर अविनाशी थंडर वंश का शक्तिशाली महान सम्राट आश्चर्यचकित रह गया। कब महान सम्राट ने दक्ष को घूरते हुए चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखें हत्या से भरी हुई थी। दक्ष ने उसे जानबूझकर उकसाया था और अब वह घायल हो गया था।
भविष्य में वह अविनाशी थंडर वंश के योद्धाओं से मिलते समय अभद्र व्यवहार कर सकेगा। वह अपनी सफाई दे सकेगा और कह सकेगा कि उसने ये सब अच्छे कारणों से किया था। कुछ समय बाद इधर दक्ष ने जैसा कहा था वैसा ही किया और जल्दी ही अविनाशी थंडर वंश के व्यवहार के बारे में खबर डिवाइन फायर सिटी के पूर्वी शहर में फैल गई। अविनाशी थंडर वंश डिवाइन फायर सिटी के पूर्वी शहर में एक दूसरे स्तर का प्रभावशाली समूह है और हैरानी की बात है कि उन्होंने ऐसा करने की हिम्मत की। उस समय श्रीजीत ने दक्ष से वादा किया था कि वह उसकी रक्षा करेगा और अंत में उसने उसे धोखा दिया। उन्होंने उसे वाघेला वंश को बेच दिया और फिर उन्होंने दक्ष के क्लोन को कैद कर लिया। इसलिए दक्ष का अपने क्लोन को उसके असली शरीर के साथ ले जाना सही था, लेकिन पहले की तरह उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। अविनाशी थंडर वंश और वाघेला वंश का वास्तव में कोई मूल्य नहीं है। किसी ने कहा वाघेला वंश रौनक की वजह से बहुत गुस्से में था। वे उसका बदला लेना चाहते थे। हालांकि यह ऐसा कुछ नहीं है जिस पर उन्हें गर्व हो, फिर भी यह समझ में आता है, लेकिन अविनाशी थंडर वंश वाकई बहुत घटिया है। किसी और ने कहा इस समय डिवाइन फायर सिटी में कई लोग अविनाशी थंडर वंश के व्यवहार का मजाक उड़ा रहे थे। खबर फैलने के बाद अविनाशी थंडर वंश के कुछ योद्धा दक्ष से टकरा गए। दक्ष ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मार डाला और शहर के सभी लोगों ने इसे उचित समझा। दक्ष ने कत्लेआम मचा दिया और उसे बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों बाद कुछ दिन बीत गए और यह खबर फैल गई कि रौनक मरा नहीं है। वह डिवाइन फायर सिटी के पूर्वी शहर में प्रकट हुआ था। उसने अविनाशी थंडर वंश के 2 युवकों को मार डाला था, लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि अब वह कल्पशक्ति का प्रयोग करना जानता था और वह जिस कौशल का प्रयोग कर रहा था वह देवमारा कल्पशक्ति कौशल था। ये सुनकर कई लोगों को यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने उसे अपनी आंखों से इसका इस्तेमाल करते देखा। कुछ लोगों ने तो अपनी ईश्वरीय चेतना से उस दृश्य को दूसरों को दिखाने के लिए रिकॉर्ड भी कर लिया। इधर यह खबर सुनकर अविनाशी थंडर वंश क्रोधित हो गया। योजक चिन्ह अविनाशी थंडर वंश के एक महल में इस समय अविनाशी थंडर वंश के एक महल में बहुत से लोग जिनके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी जमा थे। समूह का नेता वही था जिसने उस समय वाघेला वंश से समझौता किया था। अविनाशी थंडर वंश का प्रमुख उसने भीड़ की ओर देखा और पूछा तुम्हारी क्या राय है? इन दिनों हमारे कई लोग मारे गए हैं। हम इस संभावना को नकार नहीं सकते कि उन्होंने देवमारा कल्प शक्ति कौशल का उपयोग किया है। रौनक पहले से ही भयानक रूप से मजबूत था और अब देवमारा कल्प शक्ति कौशल की वजह से वह और भी अधिक भयानक हो गया है। किसी ने कहा पिछली बार वाघला वंश ने दक्ष को पकड़ने और रौनक को बचाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन वे असफल रहे। बाद में उन्होंने हमें जो कुछ भी हमने उनसे हासिल किया था उसे वापस देने के लिए कहा, लेकिन हमने मना कर दिया। शायद ये बात सभी को याद होगी। किसी और ने कहा पिछली बार वाघेला वंश ने दक्ष को पकड़ने और रौनक को बचाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी, लेकिन वे असफल रहे। बाद में उन्होंने हमें जो कुछ भी हमने उनसे हासिल किया था उसे वापस देने के लिए कहा, लेकिन हमने मना कर दिया। शायद ये बात सभी को याद होगी। किसी और ने कहा सब जानते हैं कि दक्ष कुछ दिन पहले अविनाशी थंडर वंश में आया था और वह मून शैडो माउंटेन में शामिल हो गया है। अब वाघेला वंश अपना बदला नहीं ले पाएगा। हालांकि रौनक मरा नहीं है, तो क्या रौनक वाघेला वंश में वापस चला गया है? कौन जाने। किसी और ने कहा लेकिन वह इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? किसी ने पूछा यह मत भूलो कि वे वाघेला वंश है। उनके पास अद्भुत इलाज है। वे उसे ठीक करने के लिए अपनी सारी ताकत लगा देंगे। आखिरकार वह रौनक ही है। किसी ने कहा हो सकता है, लेकिन अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। भले ही वाघेला वंश ने दक्ष के साथ रौनक के बदले कुछ और किया हो और फिर हमारे लोगों को मार डाला हो और हमारा कौशल चुरा लिया हो, तो भी रौनक इतनी जल्दी उसका अध्ययन कैसे कर सकता है? किसी और ने कहा रौनक बेहद प्रतिभाशाली है। ये बात तो सभी जानते हैं। वह ब्रह्मांडीय स्तर के शीर्ष पर है और ऐसे कौशल आसानी से सीख सकता है। इसके अलावा देवमारा कल्प शक्ति कौशल उसके लिए ज़्यादा उपयोगी नहीं है। उसकी शारीरिक शक्ति पहले से ही बहुत ज़्यादा है। पहले व्यक्ति ने कहा अविनाशी थंडर वंश के सदस्य इन बातों पर चर्चा करते रहे। सब कुछ समझने के लिए उनका निष्कर्ष ये था कि वाघेला वंश ने उनके लोगों को देवमारा कल्पशक्ति कौशल और तकनीकी सौंपने के लिए मजबूर किया था और फिर उन्होंने उन्हें रौनक को सिखाया था। ये सोचकर अविनाशी थंडर वंश क्रोधित हो गया। सिल्वर विल संप्रदाय। इस समय सिल्वर विल संप्रदाय में 2 और लोग गुस्से में दिख रहे थे। बहुत बढ़िया।
वाघेला वंश के सदस्यों ने आश्चर्यजनक रूप से मेरे अविनाशी थंडर वंश के लोगों को मारने और हमारे कौशल और तकनीकों को चुराने की हिम्मत की। बहुत बढ़िया वैदिक, मैं इसे याद रखूंगा। श्रीजीत ने अपने सामने खड़े वैदिक से ठंडे स्वर में कहा, बेवकूफ़ी भरी बात है। उस समय तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। तुमने मेरे वाघेला वंश को धमकाने के लिए दक्ष से हाथ मिलाया था। अब तुम हम पर आरोप लगा रहे हो। कितनी धी बात है, वैदिक ने आक्रामक स्वर में कहा। उन दोनों ने सिल्वरविल संप्रदाय के वस्त्र पहने हुए थे और उनकी ऊर्जा लगातार बढ़ रही थी। वे 9 द्वीपों के महाद्वीप की बैठक से पहले अपना गुस्सा शांत करने के लिए लड़ नहीं सकते थे। वे बस एक दूसरे को घूर रहे थे और भयानक ऊर्जाएं छोड़ रहे थे। देखना, सबको पता चल जाएगा। वाघेला वंश ने हमारे कौशल और तकनीकें चुरा ली है। हम इस मामले को यही नहीं छोड़ेंगे। सभी को पता होना चाहिए कि वाघेला वंश कितना बेशर्म है। श्रीजीत ने कहा, तो फिर हम देखेंगे, वैदिक ने ठंडे स्वर में कहा। फिर वे दोनों विपरीत दिशाओं में चले गए। वे अब कट्टर दुश्मन बन गए थे। श्रीजीत और वैदिक अपने अपने परिवारों में वापस चले गए। श्रीजीत को पता था कि क्या हो रहा है। श्रीजीत ने सोचा कि वाघेला वंश ने दक्ष से हाथ मिला लिया था और अविनाशी थंडर वंश के शिष्यों को अपने कौशल और तकनीक दिखाने के लिए मजबूर किया था। इधर वैदिक को पता चला कि उसका भाई रौनक वाघेला वंश में वापस नहीं गया है, लेकिन उसे पता था कि वह प्रकट हुआ है। हालांकि उसने देवमारा कल्प शक्ति कौशल का अध्ययन किया था। वाघेला वंश को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। क्या दक्ष ने रौनक को रिहा कर दिया था? लेकिन अगर दक्ष ने रौनक को रिहा भी कर दिया था तो रौनक ने देवमारा कल्प शक्ति कौशल का अध्ययन क्यों किया था? उन्होंने सोचा वाघेला वंश से समझ गया कि चाहे कुछ भी हो जाए अविनाशी थंडर वंश उन पर विश्वास नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें कोशिश करने की जरूरत नहीं थी। क्या वाघेला वंश जैसा शक्तिशाली परिवार अविनाशी थंडर वंश से उन पर विश्वास करने की भीख मांग सकता था? शायद कभी नहीं। अविनाशी थंडर वंश के शक्तिशाली योद्धा वाघेला वंश के पास गए और उनसे स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन वाघेला वंश ने उनकी कोई परवाह नहीं की। उन्होंने कुछ नहीं कहा। इधर डिवाइन फायर सिटी से कई लोग दोनों परिवारों के बीच लड़ाई देखने के लिए वाघेल वंश पहुंच गए थे और बहुत खुश थे। कई शक्तिशाली योद्धा ऊपर आसमान से देख रहे थे। अविनाशी थंडर वंश के कौशल और तकनीकें उजागर हो चुकी थी, जो रोमांचक था। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि शायद वे उन्हें हासिल कर पाएं। उन्हें उम्मीद थी कि वे एक महान युद्ध भी देखेंगे। रौनक को बाहर निकालो। तुमने हमारे कौशल और तकनीकें चुरा ली। कम से कम हमें तो बताओ क्यों? अविनाशी थंडर वंश के एक स्वर्गीय सम्राट ने कहा। स्वर्गीय सम्राट ने देवमारा कल्प शक्ति की भयानक ऊर्जा जारी की जो लहरों की तरह हवा में बह गई। वह अंधकार के देवता जैसा लग रहा था। इस समय अविनाशी थंडर वंश के सभी शक्तिशाली योद्धा भयानक काली रोशनियों से घिरे हुए थे। वे सभी गुस्से में थे और वाघेला वंश से स्पष्टीकरण मांग रहे थे। मैं केवल एक बात कहूंगा, भले ही दक्ष ने रौनक को रिहा कर दिया, लेकिन हमने उसे एक बार भी नहीं देखा है। रौनक वाघेला वंश में वापस नहीं आया है। वाघेला वंश के एक सदस्य ने ठंडे स्वर में कहा, तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो। कितने बेशर्म हो। अविनाशी थंडर वंश के स्वर्गीय सम्राट ने गुस्से से कहा, हम तुम्हारे जितने बेशर्म नहीं है। तुमने वादा किया था कि तुम दक्ष को बचा लोगे, फिर तुमने हमसे वादा किया था कि तुम हमारी मदद करोगे, और फिर तुमने अपना छोटा मोटा खेल जारी रखा और जो वादा किया था वह पूरा नहीं किया। तुमने दक्ष की रक्षा नहीं की और हमसे किया वादा भी नहीं निभाया। वाघेला वंश के स्वर्गीय सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। जब दूर खड़ी भीड़ ने वाघेला वंश के स्वर्गीय सम्राट की बात सुनी तो उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो गया कि दोनों परिवार दुष्ट हैं, जैसा कि उम्मीद थी। अफवाहें सच थी। दोनों परिवार बेशर्म थे। इधर अविनाशी थंडर वंश के स्वर्गीय सम्राट क्रोधित दिख रहे थे। वाघेला वंश के सदस्यों ने सबके सामने ऐसी बात कहने की हिम्मत की। उन्होंने दोनों परिवारों की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। कितनी बेशर्मी है। ऐसा लगता है कि वाघेला वंश कोई स्पष्टीकरण देने को तैयार नहीं है। अविनाशी थंडर वंश के स्वर्गीय सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, हमारे पास समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। वाघेला वंश के स्वर्गीय सम्राट ने दुखी और आक्रामक होकर कहा, दादाजी। इस समय किसी ने कहा। उस आवाज को सुनकर वाघेला वंश के सदस्य हैरान रह गए। वे अचानक मुड़े और दूर तक देखने लगे। वे स्तब्ध लग रहे थे। रौनक वाघेला वंश के सदस्यों ने हैरान होकर कहा। रौनक अविनाशी थंडर वंश के सदस्यों ने क्रोधित होकर कहा। अचानक अविनाशी थंडर वंश का एक शक्तिशाली योद्धा आगे बढ़ा और देवमारा कल्प शक्ति जारी की जो रौनक की ओर बढ़ी।
इसी समय वाघेला वंश का एक शक्तिशाली योद्धा रौनक के सामने पहुंचा और अग्नि ऊर्जा जारी की और देवमारा कल्प शक्ति को नष्ट कर दिया। इसी समय एक अन्य योद्धा ने रौनक को पकड़ लिया और उसे वाघेला वंश के सदस्यों के समूह में वापस ले आया। वाघेला वंश, अब तुम क्या कहना चाहते हो? अविनाशी थंडर वंश के स्वर्गीय सम्राट ने क्रोधित होकर कहा। उसने ऊर्जा जारी की जो हवा में भर गई। यह एक भयानक दृश्य था। इधर वाघेला वंश के सदस्यों ने ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद की थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने रौनक की ओर देखा और पूछा, रौनक क्या हो रहा है? दक्ष ने मुझे नहीं मारा, उसने मुझे कुछ समय के लिए कैद कर लिया था। उसे डर था कि वाघेला वंश उससे बदला लेगा क्योंकि मैं एक अनमोल संपत्ति हूँ। फिर वह मून शैडो माउंटेन चला गया। मुझे लगता है कि अब मुझे रिहा करने के बाद वह ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहा है। उसे उम्मीद है कि आप जो हुआ उसे भूल जाएंगे और उसे माफ़ कर देंगे। वह वाघेला वंश से दुश्मनी नहीं करना चाहता, रौनक ने कहा। सब ने रौनक की बात पर भरोसा कर लिया। रौनक जिंदा था और वह बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था, इसलिए किसी को उस पर शक नहीं हुआ। वैदिक ने पूछा, आप सीधे वाघेला वंश में वापस क्यों नहीं आए? मैं अविनाशी थंडर वंश के कुछ लोगों से मिला था। मुझे पता है कि वे वह सब कुछ वापस नहीं करना चाहते जो आपने उन्हें दिया था, इसलिए मैं उन्हें छोड़ नहीं सका। मैंने उनमें से कुछ को मार डाला और उनके कौशल और तकनीकें चुरा ली, लेकिन मैं पूरा संस्करण हासिल नहीं कर पाया। अगर मुझे पूरा संस्करण मिल जाता तो यह एकदम सही होता। मेरी शारीरिक शक्ति बहुत बढ़ जाती। इसके अलावा जो कुछ भी मैं जानता हूँ उसके साथ मैं आसानी से देवमारा कल्प शक्ति कौशल सीख सकता हूँ। रौनक ने मुस्कुराते हुए कहा। वह थोड़ा दुष्ट और क्रूर लग रहा था। उसकी बात सुनकर भीड़ कांप उठी। कोई आश्चर्य नहीं कि रौनक वाघेला वंश का छोटा पागल योद्धा माना जाता था। उसने ऐसी बात कहने की हिम्मत की। वह सचमुच पागल था। यद्यपि इससे अविनाशी थंडर वंश और वाघेला वंश के बीच तनाव और अधिक बढ़ जाएगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब सबसे महत्वपूर्ण बात उनके कौशल और तकनीक को प्राप्त करना है। रौनक को सौंप दो, अविनाशी थंडर वंश के एक शक्तिशाली योद्धा ने ठंडे स्वर में कहा। उन्हें रौनक को मारना ही होगा वरना उनके कौशल और तकनीकें फैल जाएंगी। हालांकि वाघेला वंश ने रौनक को वापस पाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। वे उसे कैसे छोड़ सकते थे और अविनाशी थंडर वंश को उसे मारने कैसे दे सकते थे? इसके अलावा अविनाशी थंडर वंश के कौशल और तकनीक, जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो उनके दिल अचानक जोश से भर गए। साधारण दिनों में वे ऐसा करने की हिम्मत नहीं करते थे, लेकिन अब जब रौनक ने शुरुआत कर दी है और अगर वे पूर्ण देवमारा कल्प शक्ति कौशल प्राप्त कर सके तो क्या होगा? चाहे कुछ भी हो, वे रौनक को जाने नहीं दे सकते थे। रौनक को वापस ले जाओ और उसकी रक्षा करो, वाघेला वंश के स्वर्गीय सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। हालांकि इसी समय अविनाशी थंडर वंश के सभी शक्तिशाली योद्धा आगे बढ़े और उन्हें घेर लिया। जवाब में वाघेला वंश के शक्तिशाली योद्धाओं ने अपनी ऊर्जा जारी की जिससे हवा में दमनकारी ऊर्जा भर गई। अविनाशी थंडर वंश के स्वर्गीय सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो वाघेला वंश? तुम अच्छे और बुरे में कोई फर्क नहीं करते। तुम हमें धमकाते रहते हो। अब बहुत हो गया। इस समय दूर से एक आवाज आई। उस आवाज को सुनकर अविनाशी थंडर वंश के सदस्यों ने मुंह बनाया। यह आवाज वाघेला वंश के एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा की थी। वे रौनक को नहीं सौंपने वाले थे। कुछ सेकंड के लिए लोग चुप रहे। आखिरकार अविनाशी थंडर वंश के स्वर्गीय सम्राट ने अपना हाथ हिलाया और वे चले गए। उन्होंने लड़ाई नहीं की, हालांकि सभी समझ गए थे कि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। ये युद्ध से भी ज्यादा डरावना था। दोनों परिवारों को अब चेहरे की परवाह नहीं थी। कुछ समय बाद, जैसा कि भीड़ को उम्मीद थी, अविनाशी थंडर वंश और वाघेला वंश के सदस्य खुलेआम दुश्मनी पर उतर आए। हर बार जब उनके सदस्य डिवाइन फायर सिटी में एक दूसरे से टकराते तो उनके बीच भयंकर योद्धा होते। अविनाशी थंडर वंश के सदस्यों ने वाघेला वंश के सदस्यों को नहीं मारा बल्कि उन्हें पकड़ लिया और फिर वाघेला वंश के सदस्यों को उनके योद्धाओं के बदले में उनके कौशल और तकनीक